नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबके साथ क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम लोग पीपीटी स्टार्ट किए हैं, अपना सीरीज स्टार्ट किए हैं पॉलिटी का, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन यूपीपी के रिगार्डिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसका 2 एमसीक्यू सीरीज हमने कर लिया है। ये तीसरे नंबर की एमसीक्यू सीरीज है आपके लिए, जो यूपीपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स से संबंधित सारे प्रश्न अभी हम फिलहाल में देख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आगे के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं और एक एक करके हम आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट संभावित से संभावित जो भी प्रश्न हुए हैं उसकी सीरीज हम आपके सामने लाए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और आज एक एक आर्टिकल्स को और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सब को आज करेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला हमारे सामने कौन सा प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? यानी संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि अरेस्ट होता है या कैद किया जाता है उससे, तो वो किस प्रकार से उस आर्टिकल का प्रयोग करके अपने लिए जो बचे हुए उसके लिए अधिकार हैं उसका प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25। अब इसमें आप देखेंगे तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 ये दोनों के कंटेंट एक ही तरह हैं, जो आपको प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा कि ये दोनों आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो एक में तो है दो सिद्धि संरक्षण, इसकी बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 20 में, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होगा, इसका प्रावधान कहा गया है। जब हम 22 में आते हैं तो 22 में अगर हम गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तारी से निषेध, मतलब गिरफ्तारी से किस किस प्रकार से आपको कौन कौन से गिरफ्तार होने के बाद अधिकार एक बंदी के रूप में आपके पास होता है, उसकी बात अनुच्छेद 22 में कही गई है। यानी इसका उत्तर होगा सी, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इसी का एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है, यही बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? 32 का संबंध किससे है? इसे देखिए, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आजकल इसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 32 को केवल उसको याद कर लेने से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जैसे कि इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको याद कर लेने से केवल इसका काम नहीं हो रहा है। आजकल आयोग बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे आपको अच्छी बात क्या है उसको आप डिटेल में समझ लीजिए। अनुच्छेद 32 जो है ये 4 प्रकार के, या आप ऐसे कह सकते हैं 4 खंड में सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला हुआ है, जिस इन चारों खंड में से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि इन चारों खंडों के प्रकार से वो कुछ से रिट जारी करते हैं, कुछ में संसद को अधिकार मिला है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोपित होता है, अध्यारोपित होता है। तो आर्टिकल आप ऐसे समझ लीजिए, आर्टिकल 32(2) में, ठीक है, 32(2) में रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 में 32(2) में, ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें आप 5 रिट सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के हनन होने पर, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अभिभावक के तौर पर जब हम उनके सामने जाते हैं, जिसके मूल अधिकार के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो हम जब जाते हैं तो वो इसी आर्टिकल अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, 32(2) का प्रयोग करके रिट जारी करते हैं संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखेंगे, और हाईकोर्ट को यही रिट जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में मिली है? 226 में, ठीक है, 226 में मिली है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को मिली है, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को मिली है, ठीक है। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं इससे संबंधित, वो धीरे से हमें याद आता है तो हम आपको बताते हैं। इसका उत्तर होगा कौन सा? इसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसी कोई चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत हो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। इस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, संविधान की आत्मा भटकने लगती है अचानक, ठीक है, आपके पेपर में भी आत्मा भटकने वाला प्रश्न बहुत आता है। आइए आत्मा पहले क्लियर करिए। संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के इस अनुच्छेद 32 को, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है, ठीक है।
अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया है। कब? जब भाग पूछेगा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 32, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बस आत्मा खत्म हो गई। आगे चलिए। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? देखिए, प्रश्न तो बहुत बेहतरीन है। अब इन प्रश्नों को करने के लिए आपको घर पे थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। और इस समय मौसम भी चल रहा है देने और लेने का, जो फरवरी में स्टार्ट हो जाता है 7 तारीख से 14 तारीख, तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ों में कम लगिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जब सक्सेस होंगे तो हर फूल पौधा सब कुछ अच्छा लगेगा। आइए देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? बताइए। अल्पसंख्यकों से ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के आधार पर अपनी रुचि शिक्षण संस्थाओं स्थापना। अब इसमें आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 36 डीपीएसपी है, राज्य की परिभाषा है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 28 में क्या है? अगर आप कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान, यदि आप धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थान में प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपको करों में किस प्रकार के संदाय या छूट का प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। यानी ये मूल अधिकार का एक भाग है। ठीक है, कर जो टैक्स होते हैं उसमें किस प्रकार की छूट मिलती है अगर आपकी धार्मिक शिक्षण संस्थान है, तो उसके लिए आर्टिकल 28 में बताया गया है। इसलिए इसका उत्तर होगा आर्टिकल 30। 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों और धर्म भाषा के और शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए, इनमें सारी बातें कही हुई हैं। ज़्यादा डिटेल में आप पढ़े ही होंगे। आगे देखते हैं। सभी अल्पसंख्यक धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 इस अधिकार की गारंटी देता है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी विपोषित शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी याद रखिए भाई। ठीक है, अगर राज्य निधि मतलब सरकार फंडिंग करती है तो उस संस्था में कोई भी विशेष धर्म की शिक्षा देना वर्जित होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और इसी क्रम में अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अभी तक के 4 प्रश्न आपने देखे, उसमें सबसे बेहतरीन प्रश्न मेरे अनुसार यही है। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, वो समझिए। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग का मतलब आप जो जानते हैं जिस लैंग्वेज में, ओबीसी। ठीक है, पिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं। तो ओबीसी की पिछड़ा वर्ग के लिए कौन कौन से प्रावधान किस आर्टिकल में है, वो आपको इसमें से पूछ रहा है। आप 2 चीज जानते होंगे, एक जानते होंगे एससी और एसटी, और एक जानते होंगे ओबीसी, एक जानते होंगे जनरल सामान्य वर्ग। उसके लिए किसी प्रकार के, इन वर्गों के लिए किसी प्रकार के संविधान में कोई भी प्रावधान अनुच्छेद में सम्मिलित नहीं है। दूसरा बचता है ओबीसी। तो ओबीसी का यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो देखिए 243 होगा नहीं, 243 एस भी नहीं, 124 इसलिए नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और ये आपका सहकारिता से संबंधित है, कोऑपरेटिव। ठीक है, अब 244 जैसे भागेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 244 के आसपास आपका आ जाएगा पंचायती राज। अब देखिए 338 बी, ये आपका उत्तर सही है। तो 338 बी में ओबीसी की बात रखी गई है, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है। एससी और एसटी 338 बी में ओबीसी की बात है, और 338 ए में एससी और एसटी की बात है। दोनों साथ में याद कर लीजिए, जो प्रश्न पूछे एकदम तीर मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए, अब इसी का एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 बी में कहा गया है, 338 बी 1 में कहा गया है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप से जाना जाएगा। 102वां संविधान संशोधन 2018 में, चलिए इसको भी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। देखिए 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन। आप सुनते होंगे कि इस समय जो भारत सरकार है उनके द्वारा बहुत सारे विरोधी और विपक्ष के नेता बोलते हैं कि यह सरकार आरक्षण और लोगों का जो
हिस्सेदारी है पिछड़े वर्ग का उसे समाप्त कर रही है। तो यही बात थी और कुछ नहीं था। 2018 में जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वां संविधान संशोधन करके, इसलिए इनमें कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओबीसी से संबंधित 27%, ठीक है, रोहिणी आयोग, इसे याद रखिएगा। रोहिणी आयोग के गठन में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात 2018 102वां संविधान संशोधन में रखा गया है, ठीक है। अब इसी को केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है, 7, 9 और 11, ठीक है, इसको आप गिन लीजिए, जोड़ लीजिए, 27 आना चाहिए। 7, 9, 11 3 प्रकार से इन्होंने इसी आरक्षण को 27% आरक्षण को बांट दिया है। और कुछ श्रेणी में, कुछ वर्ग के, कुछ जातियों के श्रेणी को बनाया है जो 7% में आएंगे, कुछ 9 में, कुछ 11 में। जो टोटल ओबीसी में कास्ट आती है उन्हीं को 3 भाग में बांट के रखा गया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो गया होगा, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है ये आपको बताना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? व्हाट इज आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू? वित्तीय आपातकाल, गड़बड़ है। वित्तीय आपातकाल से तो संबंधित हो नहीं सकता है, क्योंकि 360 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो एक विशेष शक्ति है राष्ट्रपति का। आपके यहाँ जो प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति जी का, वित्तीय आपातकाल उनके द्वारा लगाया जाता है। अखिल भारतीय सेवा, ये हो नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, इसको याद कर लो। अखिल भारतीय सेवा 312, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार किसके पास है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास है, इसे याद रखिएगा। इसी प्रकार से यह राज्यसभा की एक विशिष्ट शक्ति में से गिनी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, जैसे लोकसभा को धन विधेयक अनुच्छेद 110 पर विशेष शक्ति प्राप्त है, उसी तरह 312 अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, जो आपके पास इस समय 3 प्रकार की है, ठीक है, 3 प्रकार की। कौन कौन? IAS, IPS, IFS, ये 3 प्रकार की है, ठीक है। 1965 में IFS को लाया गया था, पहले 2 थी। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये आपको पता है 19 में रखा गया, इसे 27 टाइप का मैंने एक दिन बताया था आपको। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, सॉरी 21 का में रखा गया, हाँ। संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया है, जो पहले 19F में था, और एक आर्टिकल अनुच्छेद संविधान के 31 में था, ठीक है, इसको हटा दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है 301 क्या है, अब आप बताइए 301 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, अखिल भारतीय सेवा, शिक्षा का अधिकार। देखिए ये शिक्षा के अधिकार से भी संबंधित है, यहाँ भी इसको रखा गया है। अब इसमें आप आगे चलिए, दिखाते हैं आपको। संपत्ति के अधिकार को, जी यहाँ पर संपत्ति के अधिकार जो कानूनी अधिकार बन गया उसकी बात कर रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसको समझिए। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये मैंने आपको बता दिया। वित्तीय आपातकाल जो है आपका, यहाँ देखिए, वित्तीय आपातकाल 360 में है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा 312 में है। शिक्षा का अधिकार ये आपका 21 में है, इसको छोड़िए। संपत्ति का अधिकार इसे हटाकर कहाँ रख दिया गया, यही प्रश्न था, 300 या 300A, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार हम लोगों ने इससे पहले देखा कि 19F था जो मूल अधिकार में सम्मिलित था, जिसे हटा दिया गया, और अनुच्छेद 31 में था जिसे हटा दिया गया। अब इसे हटा के कहाँ कानूनी रूप से, कानूनी अधिकार के रूप में 300 में रखा गया है। बस इतनी बात थी जो हमसे थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलिए, माय मिस्टेक। आइए अब आगे देखिए, वही बातें यहाँ कही जा रही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? अभी जस्ट आपने किया है। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप बताइए, वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। मूल कर्तव्य अगर आप खोजेंगे तो मूल कर्तव्य आपको मिलेगा 51 क या 51A में, ठीक है। लाइफ, जीवन का अधिकार यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। वित्तीय आपातकाल 360, जीवन का अधिकार 2 बार टाइप हो गया है, ठीक है, इसमें कोई नहीं, अच्छी बात है। इस तरह के ऑप्शन मिलने लगे तब तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तब ये
लागू होता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भैया। चलो देखो, देखिए केवल इसमें 129 इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा 105। बाकी इन अनुच्छेदों को आपको कोई भी रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते। सारे और जितने भी आर्टिकल्स हों सभी आर्टिकल से हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सांसदों के विशेषाधिकार की बात कर रहा है तो आपको पता है कि 79 से स्टार्ट हो जाता है संसद, ठीक है। 80 में है राज्यसभा, जहां से स्टार्ट करते हैं। ये सांसद की बात पूछ रहा है, ना ये राज्यसभा की बात कर रहा है, ना लोकसभा की बात कर रहा है। 81 में है लोकसभा, ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हैं। और इसके बाद ये टोटल होते हुए 123 तक आएगा, फिर 124 में स्टार्ट हो जाएगा। 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी 123 के बीच में। तो 105 वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही है, बाकी तो ऐसे ही आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। 105 में बताया गया है कि सांसदों के कौन से विशेषाधिकार वाली विशेष शक्तियां होंगी 105 में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात 124 से स्टार्ट हो गई है और 129 में भी इसकी बात है, 147 तक है, 129 में भी बात है। अभी धीरे से मुझे याद आता है तो मैं आपको बताता हूं आगे। 129, ठीक है। चलिए 105 सांसदों के विशेषाधिकार संबंधित संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तथा न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। संसद या विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है, ठीक है। अगर कोई ऐसा विशेषाधिकार है संसद में जो कि मनाही करी गई है किसको, एक सांसद को नहीं करने के लिए, अगर वो उनके द्वारा किया जाता है तो उनके लिए उनको दंडित करने का प्रावधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दंडित करने के तो प्रावधान है, लेकिन उनको बोलने से नहीं रोका जा सकता है। उनको अपनी बातों को रखने के लिए जिस सदन के वो सदस्य हैं उसमें नहीं रोका जा सकता। ये उनका विशेषाधिकार है जो उनको अनुच्छेद 105 के तहत संविधान के द्वारा प्राप्त है, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे चलिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायी सौंपा जाता है कि व्यय की वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा? चलिए आपके लिए थोड़ा समय है, खोजिए और बताइए इसमें क्या हो सकता है इसका उत्तर। आई होप आपको इसका उत्तर प्राप्त हो गया हो। बताइए। भारत के संविधान अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायी सौंपा जाता है? किसे सौंपा जाता है बताएं? प्रधानमंत्री? जी नहीं। राष्ट्रपति? जी हाँ। राष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा, राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति पे मैंने टिक मार दिया, राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए कैसे, अभी आपको बताते क्या है 112 में भैया। अनुच्छेद 112 में क्या है पहले बताइए। अनुच्छेद 112 में वार्षिक, ध्यान से समझ लीजिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम और आप लोकल लैंग्वेज में बजट कहते हैं, बजट की बात है, ठीक है। इसी के पास में एक अनुच्छेद है, एकदम इंपॉर्टेंट है, 110, जिसमें क्या बोला गया है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है ये पूछेगा। अनुच्छेद 108 इसी के पास में है, अनुच्छेद 108, विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उसकी बात है, ठीक। मजेदार प्रश्न, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भैया? संयुक्त अधिवेशन जो ये आएगा, जो किया जाएगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ये बात याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका राष्ट्रपति हो गया। कैसे हो गया आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि संसद के दोनों सदन के समक्ष व्यय का वार्षिक विवरण रखा जाए। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण या बजट रखता है। भारत के आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब सुनिए इसमें क्या मैटर है, हम आपको बताते हैं। देखिए, जब एक साल पूरा बीत जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार के वित्तीय वार्षिक विवरण, जो भी उसने बजट में पिछले साल प्रस्तावित किया था, उसे जो खर्च किया उसके बारे में विवरण देते हैं। उसके बाद
सारे सांसदों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होता है, जो अभी चल रहा है, फिलहाल में चल रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसे। लेकिन जो बजट हमारे पेश होता है हमारे संसद में, जो लोकसभा में बजट पेश होता है, वो वित्त मंत्री, जो तत्कालिक वित्त मंत्री होते हैं, जो उसमें वर्तमान वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा ये पेश किया जाता है। लेकिन जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है उसमें आप देखेंगे सारा टेंस फ्यूचर टेंस में होता है। हम इतना पैसा इस पर खर्च करेंगे, हम इतना पैसा स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन राष्ट्रपति साल के अंत में आते हैं और जो पैसे उन्होंने खर्च करने थे उनका विवरण देते हैं, किस पर कितना खर्च हुआ और क्या क्या उपलब्धियां मिली। यानी भारत सरकार को अपनी सरकार कह के संबोधित करते हैं कि मेरी सरकार ने, ठीक है। दोनों में फर्क है। राष्ट्रपति के द्वारा पास्ट टेंस में बात होती है, जब वित्त खत्म हो जाता है, बजट पूरा नया आने वाला रहता है या आ गया रहता है, तब ये चीजें राष्ट्रपति के द्वारा पुराने वर्ष का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। वो है 112। ठीक है भैया, अब इतना तो समझ ही गए होंगे आप। आगे चलिए देखते हैं कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा आर्टिकल या कौन सा अनुच्छेद कहता है हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा, यानी राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आपको बताना है। ठीक से इसे पढ़िए और ध्यान से समझिए, और पूछ रहा है जो वो पकड़िए इसमें क्या पूछ रहा है। तो देखिए, वयस्क मताधिकार पे होगा कि नहीं होगा, ये कौन बताएगा, ये चीज कौन बताता है, ठीक है। किसके अधिकार क्षेत्र में है ये हमें बताइए। तो अधिकार क्षेत्र में किसके है भैया, देखो 326 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात कहां से स्टार्ट हुई है, 324 से, और 326 में बताया गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब 18 साल की आयु अपने आप ने पूरी कर ली है तो आप वोट देने का अधिकार रखते हैं। इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल अगर इसको देखना है तो इसके लिए आपको आगे हम दिखाते हैं कौन से संविधान संशोधन में इसका कम किया गया था 21 वर्ष से, वो सारी चीजें आइए डिटेल में पढ़ते नहीं, फिर हमको बताना पड़ेगा। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वह 18 वर्ष की आयु का है, निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है। पिछली क्लास में इसको हम लोग कर चुके हैं, ज्यादा इस पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। 39A, ठीक है। 32 होगा नहीं, ठीक है। 43 और 48 तीनों डीपीएसपी से हैं। 48A में याद रखिएगा क्या है, 48A में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान रखे गए डीपीएसपी में, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। राज्य के नीति निषेध तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्न है, ठीक है। 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल अनुच्छेद 32 में प्राप्त है, लेकिन समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता आपके डीपीएसपी का भाग है 39A में, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। संवैधानिक रूप से जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, वो याद रखिएगा, वो 244 के आसपास में उसको रखा गया है। चलिए आगे चलिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव निषेध करता है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है लोक नियोजन, जो आपको अनुच्छेद 16 में प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में ये प्राप्त है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 16(4) में क्या मिला हुआ है, आरक्षण, ठीक है। 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आधार पर, निवास स्थान पर आप किसी से भेदभाव नहीं रख सकते। 14 में समता का अधिकार है। और भारत और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, राज्य की परिभाषा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, वही बात कही गई है जो हमने अभी आपको समझाया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी जस्ट बताया हमने, ठीक है। वही बातें यहाँ पर हैं। अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 23 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बलात्श्रम है। 39 होगा नहीं, समान कानून समान वेतन का अधिकार है। अनुच्छेद 45 डीपीएसपी है। चलिए, इसको भी अब आगे बढ़िए, क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न बार बार करने से अपना भी समय आपका भी समय जाएगा, ठीक है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, बताइए। अभी अभी बात हो रही थी उसकी, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 होगा इसका उत्तर। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम, इसके पहले वाले फंडामेंटल राइट्स का वीडियो देख लीजिएगा, बलात् श्रम पूरा डिटेल बताया हूं। ठीक है, हाँ, बलात् श्रम, और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम। कल कारखानों में, ठीक है, 14 वर्ष के नीचे के आयु के बच्चों को क्या करेंगे आप, अगर रखते हैं तो वो कानूनी अपराध है, याद रखिएगा। दंड का प्रावधान भी है इसमें, पनिशमेंट होगा आपको। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिसमें पनिशमेंट भी मिलता है, ये भी प्रश्न आता है अभी आने वाले समय में, उसका भी हम आपको करवाएंगे। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में या कोई ऐसा कार्य जो कि क्या हो, उनके लिए जोखिम भरा हो, करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर कर का निषेध, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि को लागू होने पर संसद की विधि बनाने की सख्ती के बारे में है। 34, ठीक है, ये मार्शल लॉ की बात हो रही है, मार्शल लॉ का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। 35 में विधि बनाने की सख्ती सिर्फ संसद की होगी, राज्य विधानमंडलों को नहीं, ये बात कही गई है। चलिए फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं, ये आगे चलते हैं। इसी क्रम में आप देखते रहें, अच्छे से इसकी तैयारी करें, और इस बार वर्दी लेके छोड़नी है, कहीं से पॉलिटी आपको ना फंसाए, यही मेरा एक उद्देश्य है। ईमानदारी से सारे क्लासेस को देखें और हमें प्रोत्साहित करते रहें, हमारा साथ देते रहें। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखाना आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध किया जाता है? मुझे लग रहा है फिर से आ गया, क्या रिपीट हो गया है? ठीक है, 24। चलिए हो जाता है, हाँ, इसी क्रम में आगे चलिए, और इसमें देखने की जरूरत नहीं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यह आपको बताना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद देता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? जो यहाँ पर आप किसी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं, धर्म, अगर कोई विशेष धर्म से हैं तो आप किसी और धर्म में जा सकते हैं। ठीक है, अभी इतना फंडामेंटल राइट्स करा चुका हूँ, इसके पिछले क्लासेस में 2 क्लासेस उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप एक बार उसको देख लेते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में तो आप नहीं फंसोगे, इतना मुझे विश्वास है। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि संरक्षण, ठीक है। 23 अभी आपने किया, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, ठीक है। और 25 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता, यानी इसका उत्तर होगा डी, धार्मिक स्वतंत्रता। जिनको भी इसमें फंडामेंटल राइट्स में थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो, वो अपने पढ़ाई के साथ ईमानदारी से एक न्याय करें कि फंडामेंटल राइट्स के जो भी वीडियो इसके पहले अपलोड हुए हैं, जस्ट अपलोड हुआ है कल परसों में, उसे एक बार जरूर देख लें, फिर इस पर आएँ। आप नहीं फंसेंगे, 100%, आपको निराशा नहीं होगी, ये बात आप निश्चिंत रहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी व्यक्तियों को, चाहे वो विदेशी हो व भारतीय हो, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रत्याभूत करने का अधिकार मिला है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में है। 26 धार्मिक संप्रदाय के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 अभिवृद्धि है तो करों की छूट स्वतंत्रता के बारे में। 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 114, 280, 3112। चलिए ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न अगर आ गए तो आपको समझिए ये बहुत ही मॉडरेट प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर 1 नंबर पाने के लिए 4 चीजों को रिकॉल करना पड़ता है, 4 आर्टिकल्स को मिलाना पड़ेगा, कम से कम एलिमिनेट भी प्रोसेस करोगे तो 2 आर्टिकल, मतलब 2 या 3 आर्टिकल आपको जरूर इसमें याद होने चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम ईमानदारी से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। पहले नीचे से स्टार्ट करिए। अनुच्छेद 312, अभी हम लोग ने बात की अखिल भारतीय सेवा, 312 में रखा गया है। ठीक है, एकदम रट्टा मरवा दूंगा, एकदम आपके दिमाग में बैठा दूंगा, आप देखते रहो बस, किसी प्रकार से आपको हड़बड़ाना नहीं है। 280 ये नया आर्टिकल है, इसको याद कर लो भैया। 3-4 ऐसे आर्टिकल है जिसको अच्छे से याद कर लो, 315, 324 और 280, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। 315 यूपीएससी, ठीक है, बनेंगे भैया आईएएस। 324 इलेक्शन कमीशन, बड़ी विवाद चल रहा है आजकल, ईवीएम से नहीं बैलेट से होगा। 280 वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको अच्छे से आपको याद रखना है, कौन सा कहां से कैसे जा रहा है। अगर ये याद कर लोगे तो बीच से पूछा हुआ प्रश्न भी कर लोगे, तो ये तो सही है भैया, ये भी सही है। बचा कौन सा? विनिविदय विधेयक, ये भी सही है, याद करो। अभी हम लोग वार्षिक वित्तीय वाला काम कर रहे थे 112 में, ठीक है, तो 114 वहीं आसपास में है। 79 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय, नहीं भैया ये गलत है, 124 होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, पता था मुझे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए काबिल बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक दिन आपका हृदय जरूर पिघलेगा और हमें भी प्रोत्साहित करेंगे। आइए आगे देखते हैं।
कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? एकदम स्टार्टिंग में हमने किया है अनुच्छेद 22, ठीक है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 18 बहुत नया है भैया, उपाधियों का अंत, मूल अधिकार में रखा गया है उपाधियों का अंत, मतलब अब आप अपने नाम के पहले राजा महाराजा नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले के लोग जो नवाब, सम्राट, राजा महाराजा, सूबेदार, बहुत सारी चीज़ें लगाते थे, केवल कौन लगा सकता है अनुच्छेद 18 में, जिनको नहीं रखा गया है, जो सेना के अधिकारी हूँ, रिटायर होने के बाद अपने नाम के पहले लेफ्टिनेंट, सूबेदार, कर्नल वो लगाते हैं, चिकित्सक, ठीक है, और वकालत करने वाले लोग वकील, और कुछ साइंटिस्ट लोग जो ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं जिनको नाम के पहले उपाधि मिलती है, जैसे डायरेक्टरेट की उपाधि मिलती है तो डॉक्टर ऑटोमेटिक हो जाता है। अनुच्छेद 22 यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। 19 यह व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो आपको लगभग 6 टाइप के हैं, ठीक है। 32 यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। बस इसी के आगे, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, ठीक है। देखो भैया, अनुच्छेद 21 तो हो नहीं सकता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 इसलिए नहीं हो सकता, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का सिद्धांत इसमें दिया गया है, अस्पृश्यता निषेध की बात कही गई है। 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, परंपरा, रीति रिवाज के आधार पर किसी से आप निषेध नहीं कर सकते। बचता है अनुच्छेद 19, क्यों? क्योंकि प्रेस भी क्या करता है? बातें बोलता है, ठीक है, अपनी बातों को सामने रखता है। तो वाक्य अभिव्यक्ति जो 19 में मिला है उसी में प्रेस भी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसे आपको थोड़ा समझ के चलना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता प्रदत्त है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? ये है बड़ा इंटरेस्टिंग और नया प्रश्न है भैया, ठीक है। आप खोजेंगे ये प्रश्न, जल्दी आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन कौन से संविधान के अनुच्छेद के द्वारा होता है, ठीक है। अब आप इसमें खोजिए, 244, 242 ये तो हो रहा नहीं है, 243 ZD, 243 ZE यही है आपका, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और इसे हम लोग भी देखते हैं और डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZD, ठीक है, ZD याद रखिए। ZD में यह बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होगा और नगर पालिका होगा उसके लिए योजना को निर्माण कैसे किया जाएगा, जो जिला स्तर पे होगा, विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है, ठीक है। अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद? इसी अनुच्छेद 243 ZD से अनुच्छेद के अंतर्गत योजना समिति को 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होगी, ठीक है, होनी चाहिए, ये बात कही गई है। ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपको आर्टिकल याद रखना है, इतना ज़्यादा नहीं जाना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है इंग्लिश में, और कुछ नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, अनुच्छेद 13, संविधान में कुछ संसद के द्वारा ऐसे संशोधन किए जाएं या कुछ नया कानून बनाया जाए जो मूल अधिकार का हनन करते हैं या नहीं करते हैं, उसका न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 13 में प्राप्त है। जहां तक वो कानून फंडामेंटल राइट्स को वैलिड करता होगा, उल्लंघन करता होगा, उस क्षेत्र तक, उस कानून के उस क्षेत्र तक उसे हटाया जा सकता है। अगर पूरा कानून मूल अधिकार का हनन कर रहा होगा तो पूरे कानून को भी निरस्त किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट को पावर है अनुच्छेद 13 में, इस बात को याद रखिएगा। न्याय संगत है कि नहीं, तर्क संगत है कि नहीं फंडामेंटल राइट से। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी है भैया, राइट टू इक्वालिटी है अनुच्छेद 14, ठीक है, आर्टिकल 14, इसको याद रखिएगा। 15 में आपको अभी मैंने बताया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर। 17 अस्पृश्यता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण वंचित नहीं किया जाएगा। बस यही बात है, विधि के समक्ष वाली बात, ठीक है। एक बात और, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, इस बात को याद रखिएगा और कुछ नहीं।
और जापान से भी लिया गया है क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापानी संविधान की देन है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। चलिए भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, मुझे भी लगा। भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद, पहली बात तो ये अनुच्छेद नहीं होगा, ये होगा धारा, ठीक है, यहाँ भी होगा एक्ट, धारा होगा कौन सा 124, ये 1244 आपको दिख रहा है, 124 ए होना चाहिए। के अंतर्गत क्या आता है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की बात हो रही है भाई, ठीक है, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसमें अपराधों के लिए विशेष प्रकार के जो भी अपराध हैं उनके लिए क्या होता है, सजा का प्रावधान होता है, ठीक है। अगर आप कोई दोषी साबित होते हैं और किसी प्रकार के अपराध के लिए, तो उस अपराध के लिए किस प्रकार से और कितनी सजा है, इसका प्रावधान आईपीसी में है। आईपीसी एक कानूनी किताब है जो कि कानून के अंतर्गत वकालत में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी से जिरह किया जाता है, और उस आधार पर ही, आईपीसी के आधार पर ही कोई व्यक्ति को दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, ठीक है। कैसे दिया जाएगा, कौन सा कागज लगाएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे उसके लिए क्या प्रावधान होगा, वो सीआरपीसी में है, ठीक है। तो ये आप यूपीएसआई का जब हम कराएंगे, आपको लॉ का सेक्टर कंप्लीट कराएंगे तो वहां आपको बताएंगे। चलिए इसको देखते हैं। आपको बताना है कि भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार आता है, राजद्रोह आता है, दहेज की मांग से संबंधित अपराध है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपको इसमें क्या है, पूरा डिटेल इसमें जानने की आईपीसी आपको जरूरत है नहीं, यूपीपी में कहीं से उसका प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। इसका उत्तर होगा राजद्रोह, ये याद रखिएगा, ठीक है, राजद्रोह होगा। आइए दिखाते हैं कैसे। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है या नफरत फैलाता है तो वह देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। इस धारा के अनुसार उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, ठीक है। आईपीसी में ये बात रखी गई है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब आप किसी प्रकार के ऐसे चीजों को बोल रहे हैं जो उग्रता फैला सकता है, उग्रवाद को बढ़ा सकता है, कोई व्यक्ति आपके इस प्रकार के स्पीच या आपके इस प्रकार के वक्तव्य को सुनकर, भड़काऊ भाषण को सुनकर भड़क सकता है और देश में अशांति व्यवस्था फैला सकता है, तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी संशोधन वाला आर्टिकल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किसमें संशोधन का प्रावधान है वो आर्टिकल आपसे पूछ रहा है। तो 368 ये याद रखिएगा। 368 के अंतर्गत हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, यानी संविधान संशोधन के लिए हम कौन से आर्टिकल में जाते हैं, तो 368 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें भी आपसे उत्तर उस तरह से पूछने वाला नहीं है। भाग 20 में है, इसे याद रखिएगा। संविधान के संशोधन के 3 विधियों का उल्लेख भी किया गया है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज अनुसमर्थन, ठीक है। साधारण बहुमत का मतलब आपको 50%, 51% के ऊपर चाहिए। विशेष बहुमत मतलब 2/3 भाग चाहिए। विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, जितने राज्य हैं उनका भी विधानसभा से आपको इसका समर्थन लेना पड़ेगा। ये 3 टाइप के संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है। निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिंग डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है, यह आपको बताना है। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप क्या लगाएंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी निवारक निरोध अधिनियम, तो उसका आप क्या रोक सकते हैं, आज़ादी, समानता, संपत्ति, शिक्षा, क्या रोक सकते हैं। तो आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक, शिक्षा का हक, आज़ादी का हक, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, यानी उस व्यक्ति को नज़रबंद कर सकते हैं, इसकी बात कही जा रही है। तो निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा व्यक्ति की आज़ादी का हनन होता है। निवारक निरोध अधिनियम के एक संवैधानिक शक्ति है जिसके तहत राज्य के किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने के लिए हिरासत में ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22(3) में यह प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, उसे अनुच्छेद 19 तथा 21 का भी लाभ नहीं मिलेगा। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलिए बढ़ते हुए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों संबंधित है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसमें वर्ड का मैटर है और कुछ नहीं है। पूंजी बिल का मतलब है धन विधेयक और कुछ नहीं है। पूंजी बिल भी वही चीज होती है, धन विधेयक भी 110 में है, ठीक है। और इसमें कोई आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं नहीं समझा रहा हूं, और कोई बात है नहीं, क्योंकि इसमें 110 में बताया गया धन विधेयक
कौन सा धन विधेयक होगा। देखिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। परिभाषा की बात 110 में है। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई भी विधेयक तभी धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित में से निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान हो। किसी कर या अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, किसी प्रकार का आप क्या करिए, किसी भी प्रकार का वित्तीय संबंधी परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, लगाना, जोड़ना, घटाना, ज्यादा करना, तो वो सब इसी में आएगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने या किसी प्रकार से आप किसी से धन लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई कानून में संशोधन करना हो तो वो भी आएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी निधि में धन जमा करना या उससे निकालना। ठीक है, किससे किससे? भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग किसी प्रकार से जोड़ना या निकालना, वही बात है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि या भारित व्यय घोषित करना, ऐसी व्यय की रकम को बढ़ाना। भारत के संचित निधि या भारत के लोक लेखा के मद में धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा, उसका निर्गमन एवं अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा, उपखंड उपखंड चौके विनिर्देश किसी विषय का अनुसांगिक कोई विषय हो। इतना डिटेल में आपको यह पढ़ना है। इसमें आपको केवल एक बात याद रखनी है, क्या? धन विधेयक कहां पर है? अनुच्छेद 110 में। दूसरा, अनुच्छेद 110(3) में अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? विनिश्चय संविधान संशोधन के द्वारा ही उसका ही निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। यानी परिभाषा के अंतर्गत जब धन विधेयक आप लाएंगे तो वो धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष के पावर है, ये बात याद रखिएगा। लोकसभा के शक्ति में ये आता है, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। आगे चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? ठीक है, अभी अभी जस्ट आपने किया वही बात यहाँ पे करनी है, 110। ठीक है, 110 में वही बात कही गई है और कुछ नहीं कहा गया। 110 कैपिटल, जो आपसे बोला जा रहा था, कैपिटल बिल और मनी बिल दोनों एक ही है। ठीक है, इस प्रकार से आज आपके लगभग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, जो अभी आपने बात की है इसके पहले। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो लगभग हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। 1-2 वीडियो और इस पर हम चाहेंगे कि आपको मिल जाए। इसके बाद टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप सबके लिए, जितने भी आर्टिकल संभावित हैं वो सारे हो चुके रहेंगे। इसी तरह अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।